फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगी हूँ। आप वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मायसा अपने बेड पर बैठी थी, अपने नहीं शायद उसके बेड पर। पिंक कलर की लंबी सी सिंपल फ्रॉक पहने जो उसके टोहनों तक आती थी। गिल्ले बालों को खोले हुए दोनों पैर मोड़कर वो चेहरा घुटनों पर टकाए उदास सी बैठी अपनी जिंदगी की पहेली का सिरा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आपकी तबीयत ठीक है ना? आपने कुछ खाया? रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फातिमा के फिक्रमंदा लहजे पर उसने चेहरा घुटनों में छुपा दिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती अगर तुम इसी तरह इधर उधर धंधनाती रही। उसके होदा लहजे पर फातिमा ने उसको देखा और गहरी सांस लेते हुए बेड पर आकर उसके पास बैठ गई। मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है भी नहीं, उसके नरमी से कहने पर उसने चेहरा उठाकर उसको देखा। बिल्कुल है, क्योंकि हम एक अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में हैं। मैं तुम्हारी मालकन हूँ और मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ। अचानक के दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने उठकर दरवाजा खोला। एक मुलाजमा पीले कलर की साड़ी पहने हुए अंदर दाखिल हुई। उसकी रंगत गहरी थी और बालों को कसकर जोड़े की शक्ल में बांधा हुआ था। सरदार आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगी। फातिमा ने सर हिलाकर उसको कहा। नहीं, मैं नहीं जा रही। मायसा के वहां पर दोनों ने उलझ कर उसको देखा। लेकिन सरदार, मुलाजमा ने उलझ कर कहा, कह दो अपने सरदार से कि मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। मायसा के कहने पर मुलाजमा ने उसे इसी तरह आंखें फाड़ कर देखा जैसे वो कोई चुड़ैल देख ली हो। लेकिन सरदार ने आपको। मुलाजमा के हिलाने पर मायसा ने सांस खींचे उसके खूबसूरत चेहरे को देखा था। वो उसे हर कदम पर आसानी से जीतने नहीं देना चाहती थी। वो उसे खुद पर काबू पाना नहीं देना चाहती थी, जैसे कि वो खुदा हो और वो उसकी फरमाबरदार बंदी। वो खुदा नहीं था, ये बात उसे याद दिलाना चाहती थी। चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, उसे हर लम्हे जीत का हकदार बनने नहीं दे सकती थी। मायसा नहीं जानती थी कि सद्दाम जहांगीर शाह को हर कदम पर जीतना पड़ेगा। अगर वो नहीं जीता तो उसे दरिंदा बनने में देर नहीं लगेगी। जैसे कि उसने कहा था कि वो बेड पर बैठी हुई मुलाजमा को नाउम्मीद होकर जाता हुआ देखती रही। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत गुस्सा होगा। फातिमा के लहजे के साथ साथ चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी। मायसा ने नजर झुका दी थी। वो जानती थी कि उसने अपने हक में गलत किया। ना जाकर तुम अपने कमरे में जाओ फातिमा। अपने पैर पर नजरें जमाए हुए परेशान थी खड़ी फातिमा से कहा। मैं नहीं जा रही। मैंने कहा जाओ अपने कमरे में फातिमा। उसने अपने बाबा जोर देकर कहा तो ना चाहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। वो धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी में जाकर रात की तारीकी में बाहर नजर जुमाए हुए आगे पेश होने वाले हालात के मुताबिक सोचने लगी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, ये सोचकर कि ना जाने वो उसके साथ कैसा सलूक करे। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और उसकी महसूस कुन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बिना कोई आवाज पैदा किए वो गुस्से से खुलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ साथी से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें सर्द और गुस्से से बड़ी हुई थी। अचानक हमले पर खौफजदा हो गई, जबकि उसे इतनी जोर से दीवार से लगाया गया था इसका जिस्म दर्द करने लगा था। उसे नजर उठाकर कुछ इंच के फासले पर मौजूद इस शख्स के चेहरे को देखा। अपनी बुरी आंखें उसके गुस्से से बड़ी हुई काली आंखों में गाड़ दी। मेरी तौहीन करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो गरजा। उसकी आवाज तेज और गुस्से से बड़ी हुई थी। मैंने आपकी तौहीन नहीं की। उसने उसकी बात पर इतराज करते हुए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश की। तूने मेरी तौहीन की है? मेरी बात न मानकर वो धीरे से घुराया। उसकी जद्दोजहद देखकर एक तमसर अमेज मुस्कुराहट के साथ उसने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगा दिया। वो बिल्कुल लाचार से खुद को आजाद कराने की भरपूर कोशिश करने लगी पर नाकाम रहे। उसका दुपट्टा उसके सर से ढलकर उसके कंधों पर आ टिका था, जिसके उसके गीले बाल और नम गर्दन उसकी नजरों की जद में आ गए थे, जो कि उसके ताज़ा बात की गवाही दे रहे थे। वो सहर अंगेज सब उसकी हल्की नम गर्दन को कुछ लम्हे देखता रहा था। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। उसने इतनी साथी से उसकी कलाइयों को जकड़ा था कि उसे अपनी हड्डियां चढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी। वो इतनी भी कमजोर नहीं थी कि मामूली से दर्द ना बर्दाश्त कर सके। मैंने सिर्फ खाने से इनकार किया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तौहीन की बात हुई। दर्द बर्दाश्त करते वो उस पर चीख उठी। लम्हे में उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। जबरे साथी से आपस में बीच से गए थे। तुम मेरी लिटिल डो। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा हर काम मेरे मुताबिक होगा। क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे बोलना है, सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। उसके कानों में इरादे लफज लफज ब लफज उतार रहा था। उसका हर लफ्ज हथौड़े की मानत उस पर वार कर रहा था। नहीं, जितना वो खुद को साथ करने की कोशिश करती इतनी ही वो अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करता जाता। आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लफ्ज आंसू बढ़कर उसकी आंखों से टूटे थे, लेकिन वो फिर भी ना माना था। जितनी कुव्वत वो खुद को आजाद कराने में लगाती इतनी ही कुव्वत से वो अपनी उंगलियां उसके गोश्त में पेवस्त करता जाता। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। इधर उसने हार मानी, उधर उसने अपनी गिरफ्त की कलाइयों में गिरफ्त उसकी कलाइयों पर भी हल्की कर दी। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक भी सकता हूँ। तुम्हें अपने आदमी को भी हवाले कर सकता हूँ, चाहे वो तुम्हारा जो भी हाल करे उनकी मर्जी। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी।
ठहरे हुए लहजे में कहता, उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ गया था। उसने फक होते चेहरे के साथ नजरें उठाकर इस दरिंदे को देखा। आंखें अपनी इस कदर बेकदरी पर छिलक पड़ उठी थी। कुछ लम्हे उसे आंसू बहाता देखता रहा, फिर अपने और उसके बीच मौजूद मामूली से फासले को मिटाता हुआ उसकी तरफ झुका और धीरे से अपने होंठ उसकी खूबसूरत पेशानी पर रख दिए। आंखें मीचे वो सिसक उठे। तुम पर सिर्फ मेरा हक है मायसा इब्राहिमा। उसके गुलाबी होंठों पर अपना अंगूठा रखे वो धीरे से पुरअज़म लहजे में बोला और उसे इसी हाल में रोता बिलखता छोड़कर मसरूर सा कमरे से बाहर चला गया। सदाम जहांगीर शाह की जीत की पहली मोहर मायसा इब्राहिम के वजूद पर लग गई थी, जिसे वो चाह कभी मिटा नहीं सकते थे। मायसा रात भर सुकून से ना सो सकी। अजीब अजीब से ख्यालात उसके जहन में पैदा होते रहते। उस शख्स की हरकतों ने उसे रात भर बेचैन बनाए रखा था। इसी वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। वो अपने बेड पर रात के वाक़े के बारे में सोचती रही, तभी उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुबह बाहर बीबी जी गैरी रंगत की मालकन इस 9 उम्र लड़की ने मुस्कुराकर उसको सलाम किया था, तो जवाब में वो भी धीरे से मुस्कुराकर इस लड़की का जायजा लेने लगी। गहरी रंगत पर पीले रंग की साड़ी और मैचिंग चूड़ियां पहने वो लड़की रात वाली मुलाजमा से बिल्कुल अलग थी। चेहरे से ही चिलाक लगती थी। ये रही आपकी चाय। मैं मीना हूँ, आपकी मुलाजमा। सरदार ने मुझे आपके हर काम की जिम्मेदारी सौंपी है। उसने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपना मामूली सा तारफ करवाया। मायसा ने साड़ी हिलाकर चाय का कप उसके हाथों से लिया था। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप नहाकर तैयार हो जाएं, फिर मैं आपको पूरी हवेली दिखाती हूँ। सद्दाम बाबा किसी जरूरी काम से शहर गए हैं, आप आराम से पूरी हवेली देख सकती हैं। उसके बताने पर एक सुकून की लहर मायसा इब्राहिम ने अपनी रगों में दौड़ती हुई महसूस की और अब कुछ लम्हों के लिए सुकून की सांस ले सकती थी। रोज सुबह उसकी चाय में ये दवा मिलाती रहना बिला नागा, समझ गई ना मेरी बात। सहत लहजे में हुक्म सादर किया गया था। मीना ने साड़ी हिलाकर उसकी पहली हथेली पर रखी हुई वो छोटी सी पुड़िया उठा ली। वो 2 टके की लड़की सद्दाम की बीवी बनने में तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन मैं उसका वारिस देने में कामयाब नहीं होने दूंगी। मीना ने दोबारा साड़ी हिलाकर पुड़िया अपनी चुस्त आस्तीन में छुपा दी थी। अब जाओ यहाँ से, और याद रहे कि पूरे दिन की रवादा मुझे रोजाना पाबंदी से देते रहना। जितनी ईमानदारी और चालाकी से तुम ये काम करोगी, इतना ही बेहतरीन इनाम तुम्हें दिया जाएगा। ये एक जालिम दुनिया थी, जहाँ जुल्म करना लोग अपना हक समझते थे। मायसा जैसी मासूम शहजादी इस दुनिया के चालुक में बुरी तरह से फंस गई थी। यहाँ पर हर मोड़ पर उसके दुश्मन मौजूद थे। वो मासूम होते हुए भी सजावार ठहराई गई थी। वो इस दुनिया में उसके लोगों का सामना कैसे करेगी, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। मायसा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली और पूरी हवेली में घूम घूम कर खुद को एक तरह से तफरीक का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। इतने दिनों से कमरे में बंद खुद को कैदी समझने लगी थी। हवेली में चहलकदमी करते हुए भी उसका दिमाग पिछले वाकयात में भटका हुआ था, जब से सद्दाम जहांगीर शाह ने उसकी जिंदगी में कदम रखा था। किस तरह सद्दाम जहांगीर शाह जैसे अनजान शख्स उसकी जिंदगी में पूरे इस्तेहाक के साथ शामिल हुआ था। उसकी हर सांस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने लंबी सांस खींचकर ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारती हुई बाग की सीढ़ियां उतरने लगी। उसका ज़हन अब सद्दाम जहांगीर शाह की ज़ात में उलझ गया था। वो नहीं जानती थी कि वो सद्दाम जहांगीर शाह का मुकाबला कैसे करेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स उससे चाहता क्या है। उसका ज़हन कुछ भी समझने से कासर था। उसने आंखें बंद करके अपनी और सद्दाम की आखिरी मुलाकात को ज़हन में दोहराया। उसकी इतनी ज़्यादा कुर्बत, वह हैरान थी। और उसके साथ साथ एक अजीब सी पेशेमानी भी उसके दिल में जगह बना ली थी। इसकी पिछली पूरी ज़िंदगी में किसी मर्द ने आंख उठाकर उसको देखने की हिम्मत नहीं की थी। को जाके उसके करीब आना, उसे हाथ लगाना, और यहाँ वो शख्स जो चाहता है जब चाहता है उसके साथ कर बैठता है, बिना किसी लिहाज व मरबत के। उसके लिफाज उसके कान में हथौड़ी के मानस ज़रब लगा रहे थे। उसने कर्ब से आंखें मिचले। पेशानी से उसे इस बात के एहसास था कि वो अचानक ही उसके दिल के एक कोने में पैदा हुआ था। नफरत से परे उस एहसास को समझ ना सकी जो उसकी गुर्बत पर उसे महसूस हुआ था। जो भी था बहुत बुरा था। किसी नामहरम का उसके इतने करीब आना गुनाहों के संबंध में डूबने के बराबर था। वो एक दरिंदा था, एक बेरहम और बेहिस दरिंदा, जिसके सारे एहसास पर बर्फ जमी हुई थी। उसके अंदर हर वो खूबी थी जो एक मर्द में नापसंद करती थी। हक जताने वाला, बेहद जुनूनी, बेहद जिद्दी और हर चीज पर काबू पाने वाला, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों न हो। वो अपनी सोच में इतनी गलता थी कि किसी सख्त और गर्म से चीज में बुरी तरह से टकरा गई। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे मजबूती से थाम कर लिया था। उसने चूक कर नजर उठाई और सामने मौजूद शख्स को देखा। सूरज की तेज रोशनी की वजह से चेहरा सही से देख ना पाई। उसके कांधों पर मजबूती से हाथ जमाकर वो सीधी खड़ी हो गई। तुम ठीक तो हो ना? गहरी आवाज में सवाल किया गया, जबकि उसकी कमर के गिर्द हन्नाइल हाथ धीरे से हटा लिए गए थे। दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए उसने नजर उठाकर अपने सामने खड़े इस खूबसूरत शख्स को देखा था, जिसके चेहरे पर नरम से मुस्कुराहट थे। उसकी खूबसूरती में सबसे नुमाया चीज सख्त जबड़े और नरम गरम सा एहसास लिए हुए हैसल ग्रीन आंखें थे। मैं ठीक हूँ। एक हाथ से अपने पीले सूट का दामन दुरुस्त करते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया। हैरत है, तुम्हें सदाम ने अकेले बाहर आने की इजाजत दे दी?
انداز چھیڑنے والا تھا، اس نے تیوری چڑھا کر اپنی دلکش بری آنکھوں سے اس کو گھورا۔ میں صدام جہانگیر شاہ کی مرضی کی پابند نہیں ہوں اور نہ ہی اس کا مجھ پر کوئی حق ہے، میں اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ کیا واقعی؟ دل سے مسکراتا ہوا واقف بڑا اس کی طرف جھک کر بولا۔ اسے پہلے سے زیادہ غصہ سے دیکھا، اس حویلی کے مرد اس کے حواس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ رخ موڑ کر آگے بڑھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کی کلائی پر اس کے ہاتھوں کی گرفت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس نے روح موڑ کر سوالے نظر اس کو دیکھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت نہیں تھی جتنی کہ صدام جہانگیر شاہ کی ہوتی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کی سخت گرفت اس کے ملائم خوبصورت ہاتھوں پر کتنے برے نشان چھوڑ جاتی تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے نہیں چھو سکتے، اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس نے سختی سے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے پوری طرح سے اس کی طرف مڑ گئی۔ میرا مقصد تمہاری توہین کرنا بالکل بھی نہیں تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر دل مول لینے والا گھٹا نمایاں ہوا تھا جس نے اس کی مسکراہٹ کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں اپنا تعارف کروانا بھول گیا، میں حمیم جہانگیر شاہ ہوں۔ دلکش مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مائسہ ابراہیم کی آنکھیں باریکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو کیا یہ اس کا بھائی تھا؟ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، لیکن اس کے چہرے پر صدام جہانگیر شاہ کی ہلکی سی جھلک آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ تم صدام کے بھائی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاف بردر، اس کے کہنے پر اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ میں مائسہ ابراہیم خان ہوں، اس کے تعارف دینے پر دھیمے سے مسکرا دی۔ جانتا ہوں، بلکہ پورا گاؤں جانتا ہے، وہ بولا۔ میں نے تمہاری خوبصورتی کی جتنی تعریفیں سنی تھی وہ سب سچ تھی، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ جب آخری بار میں نے تمہیں دیکھا تھا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے بھرپور نظر سے دیکھا۔ آخری مرتبہ آپ نے مجھے کب دیکھا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ اس شخص سے کبھی مل بھی چکی ہے۔ دلکشی سے اسے مسکراتا ہوا وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، فاطمہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ او ہاں، آپ یہاں؟ اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے وہ بولی۔ بڑی اماں آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر مائسہ نے حیرت سے تھوک نکلا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس درندے نے اسے کسی سے ملنے دیا تھا۔ وہ خود ہی کسی سے ملنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں جلدی جانا چاہیے کیونکہ بڑی اماں میں برداشت کا مادہ بہت ہی کم ہے۔ حمیم کے کہنے پر وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ وہ فاطمہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک عورت سرخ رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سفیدی مائل بالوں کے جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا۔ بظاہر تو دبلی پتلی اور نازک سی تھی، لیکن ان کا چہرہ ان کے چہرے سے حکمرانی، صفاقی اور چلاکی صاف دکھ رہی تھی۔ وہ مائسہ کی طرف مڑی اور منہ میں تانے میں دلچسپی سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ مائسہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے سے بڑے لوگوں سے بہت کم ملی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کون تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا بیٹا کون تھا۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ اس شخص کو ماں تھی اور اس کو بزرگ تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا تم سے میرا تعارف کروانا بھول گیا ہوگا۔ اسے صحیح کیسے پر اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں لبنہ بانو ہوں، صدام جہانگیر شاہ کی ماں اور اس حویلی کے مالکن۔ اس کے لہجے میں گھمنڈ تھا جبکہ اس کی آنکھیں اب اس پر جمی ہوئی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اسے مسکرا کر جواب دیا۔ میں مائسہ ابراہیم خان ہوں، سردار محمد ابراہیم کی بیٹی۔ اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا گیا۔ تھی بیٹی تھی، اب تم یہاں ہمارے گاؤں میں؟ اس کے تصدیق کرنے پر مائسہ نے بوجھ کر ان کو دیکھا۔ اس خاندان کا ہر فرد اسے یہ یاد دلانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک قیدی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے باپ کی ہی بیٹی رہوں گی، مرنے کے بعد بھی۔ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اسے نرمی سے جواب دینے پر وہ کہہ کر لگا کان تھے، بس یہی میری جان، یہی تم غلطی کر جاتی ہو۔ عورتوں کے حالات کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہوا سمجھو اس نے زندگی جینے کا راز حاصل کر لیا۔ بھول جاؤ کہ تم کسی سردار کی بیٹی تھی، کسی ریاست کی شہزادی تھی۔ اب تم صرف ایک قیدی ہو اور تمہارا مالک تم سے جو چاہے گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے، مجھے قید کرنے والا آپ کا بیٹا ہے، مجھے سمجھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ اس کی بہادری سے جواب دینے پر انہوں نے گھور کو اس کو دیکھا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ہم عورتیں بس یہیں پر مات کھا جاتی ہیں۔ ہمیں ہر وہ چیز کرنا پڑتا ہے جو ایک مرد ہم سے کروانا چاہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہم مرد کے اندر چھپے ہوئے درندے کو قابو نہیں کر سکتے۔ ہم صرف انہیں اس انداز سے محبت کر سکتے ہیں جس انداز سے وہ ہم سے امید کرتا ہے۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر اسے سوچوں کا جہاں سونپ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا مائسہ ابراہیم خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اجلت تھی جبکہ دماغ پوری طرح سے تھکا ہوا تھا۔ 2 دن اس نے پورے 2 دن تک اپنی شہزادی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پورے 2 دن وہ اسے دور رہا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اتنی محنت کے باوجود اسے پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکا تھا۔
4 साल उसने खुद पर ज़ब्त बांधे रखा था, 4 साल उसने खुद को उससे दूर रखा था, सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई के लिए। अब जब उसके सामने थी तो वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता था और ना ही ऐसा करना चाहता था। जो उसका था वो उसी का रहेगा किसी भी तरह। उसके कमरे का दरवाजा खोलते वो बेधड़क अंदाज अंदर दाखिल हुआ। वो जो आराम से बेड पर बैठी कुरान पढ़ रही थी, अचानक उसकी अम्मा से डर गई। उसने जल्दी से अपने सर पर जमे दुपट्टे को अपने वजूद पर अच्छे से फैलाया और कुरान मजीद को लिहाफ में रखने लगी। सिगरेट सुलगाता हुआ उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसके हाथों में मौजूद चूड़ियों की आवाज उसे बहुत ही लुत्फ दे रही थी। खाना खा लिया? सिगरेट होंठों में दबाए हुए कोट उतारते हुए उसने पूछा। अभी नहीं। एक नजर उसको देखकर वो सर झुका गई। वो कुरान पढ़ रही थी ताकि उसके दिल हालात बदल जाएं, उसकी सोचों को सही रास्ता मिल जाए, लेकिन उसकी अम्मा ने सब बेकार कर दिया था। काले कलर का कोट पैंट उसके खूबसूरत सरापे को और भी वजिया बना रहा था। लंबे बाल पेशान पर बुरी तरह से बिखरे हुए थे। चेहरे से काम और सफर की थकावट जाहिर थी। बीबी उस वक्त उसकी सोचों में तलातम पैदा करने के लिए उसके कमरे में मौजूद था। उसके नजर झुकाने पर वो गुस्से से आगे बढ़ा। उसकी थोड़ी को मजबूती से थामकर उसका चेहरा ऊपर किया। उसके सर उठाने पर उसका दुपट्टा ढलक कर कांधे पर आ टिका, जिसे उसने फुर्ती से थाम लिया। दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ झुका। कुछ लम्हे उसकी बुरी आंखों में खौफ की लहर को उठता हुआ देखता, फिर अपने दाहिने हाथ में दबी हुई सिगरेट को उसके दाएं कान के सफेद नीचे सुराही गर्दन पर बुरी तरह से बेदर्दी से रख दिया। जलन की दर्द से उठती हुई अपनी चीख को गले में ही दबाती वो सिसक उठी। जब्त के बावजूद उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हें तकलीफ देने में मजा आता है, घबराओ मत। जब तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी ना, तब मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसको अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए मजे से बोला। तैयार होकर नीचे आओ, खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ना सुनने का मूड नहीं है मेरा। अपनी कोट बेड पर से उठाता हुआ धमका कर बाहर निकल गया और यहाँ वो बेड पर बैठी उसके दिए हुए ताजा जख्म पर बिलक उठी। उसके लंबे चौड़े बालों की चोटी बनाते हुए फातिमा ने उसके दाहिनी तरफ की गर्दन पर मौजूद सिगरेट से दिए गए इस ताजा जख्म को बहुत ही गौर से देखा था। अचानक ही उसके दिल में अपनी मासूम सी दोस्त के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ था। ना जाने ये शख्स क्या चाहता था, क्यों उसे तकलीफ देता था। ना जाने मायसा इब्राहिम खान की किस्मत में क्या लिखा था। लंबी सांस लेकर मायसा ने आईने में दिखते हुए फातिमा के अक्स को देखा। वो उसकी आंखों में खुद के लिए हमदर्दी दे चुकी थी। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। वो मेरे करीब आने के मौके हाथ से जाने नहीं देता। मुझे जख्म देखकर उसे शायद सुकून मिलता है। मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद को मुजरम समझने लगती हूँ। अब मुझे उससे नफरत होने लगी है। फातिमा अपने दोनों हाथों की हथेलियों से चेहरा छुपाए वो सिसक उठी। नहीं मायसा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच दिल में नहीं रखती। अल्लाह जानता है कि तुम मजबूर हो, तुम्हारे हाथ बांधे हुए हैं। अल्लाह तुम्हें कभी इस तकलीफ की सजा नहीं देगा जो तुमने की ही नहीं। फातिमा नफी में सारी लाते हुए उसके सामने बैठी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। और अगर मैं कुछ लम्हों के लिए बह गई तो कुछ लम्हों के वो एहसास जो उसकी कुर्बत में मेरे दिल में पैदा हुए, तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। खुद को संभालती हुई अपनी जगह से उठी और मैचिंग शेड दुपट्टा अपने सर पर टकाकर पूरे वजूद पर अच्छे से फैला लिया। गुलाबी और नारंगी रंग के कॉम्बिनेशन का टहनों तक आता हुआ अनारकली, हाथों में गिनती की चूड़ियां और कानों में सोने की बालियां पहने बेजार से शक्ल लिए वो इस दरिंदे का सामने करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कमरे से बाहर निकली तो सीढ़ियों पर मीना उसका इंतजार करती हुई नजर आई। उसने फातिमा को साथ आने से मना कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि उसकी वजह से वो किसी परेशानी में गिरे। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए वो घबरा रही थी। नए लोगों का सामना करना था। न जाने वो लोग कैसे होंगे, उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। वो लोग जो शायद उससे नफरत करते थे। दरवाजा खुलने पर अपनी घबराहट पर काबू पाती वो अंदर दाखिल हो गई थी। ये एक बड़ा सा खूबसूरत हालनुमा कमरा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, जिस पर एक से बढ़कर एक खाने की लोजमात खूबसूरती से सजे हुए थे। टेबल पर दाहिनी तरफ लुबना बेगम बैठी हुई थी। उनके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की थी जो शायद 20 से ज्यादा की ना थी, जबकि दूसरी लड़की उससे भी छोटी थी, शायद 16-17। लुबना बेगम के ठीक सामने 20 साल नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जो दिखने में थोड़ा बहुत सदाम जैसा था। उसका बाद हमीम जहांगीर शाह बैठा था। हेड ऑफ द फैमिली वाली कुर्सी पर सदाम जहांगीर शाह पूरे तमन्नाकत के साथ बरजमान उसे देख रहा था। उसकी आंखें मायसा को अपने अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही सन्नाटा ठा गया था। घर के फर्दों के साथ ही नौकर भी उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। आओ बैठो। सदाम के कहने पर वो आगे बढ़ी और छोटी सी लड़की के पास जाकर बैठ गई, जिसके ठीक सामने हमीम बैठा हुआ था। ये मेरी माँ है, लुबना जहांगीर। ये मेरा छोटा भाई है, अरहाम शाह। ये दोनों मेरी छोटी बहनें नेहा और ये रिदा। और ये है मेरी छोटी माँ शबनम। सबका तारुफ करवाते हुए गहरी नजर से उसको देख रहा था, जबकि वो उसकी नजर से जज्बड़ होते हुए धीरे से सर हिला गए थे। अरहाम ने उसे बस एक नजर देखा था। नेहा ने उसकी तरफ नरम सी मुस्कुराहट उछाल दी, जबकि रिदा के चेहरे पर वो अपने लिए पसंदीदगी साफ देख सकती थी। जहां तक मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। दिलकश मुस्कुराहट होंठ पर सजाए हमीम जहांगीर शाह ने इसको देखा।
اور یہ ہے میری ماں یعنی کہ صدام کی چھوٹی ماں، اپنے پاس بیٹھی ہوئی خوبصورت سی عورت کی طرف اشارہ کیا جس کو دیکھے ان پر مسکرا دے۔ صدام جہانگیر شاہ کی بہویں حمیم جہانگیر شاہ کی باپا تن گئی تھی۔ یہ پہلے بھی مل چکے ہیں، کیسے، کب؟ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی، لاکھوں وسوسے اس کے دماغ میں دونے لگے تھے کہ اچانک اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔